साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स अकेडमी पर। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी एडीओ के लिए लगातार हम 15 मिनट शो की कक्षाएं लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम किसी एक टॉपिक की बात करते हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं उसको लेकर की बात की जाती है। तो आइए आज के अपने इस 15 मिनट शो को शुरू करते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे विराम चिन्हों के विषय में। हम सभी जानते हैं कि जब आप हिंदी की आती है, बात हिंदी की आती है और हिंदी भाषा के प्रयोग की आती है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान होता है विराम चिन्हों का। यानी कि किसी बात को कहने के दौरान कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, किस प्रकार से रुकना है, इस बात की समझ हमारे पास होना बेहद आवश्यक होता है। अन्यथा हम क्या करते हैं, कहीं पर हम पूर्ण विराम लगा देते, कहीं पर प्रश्नवाचक लगा देते हैं और जहां पर जो इच्छा करती है हम ऐसे प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आज के बाद अब आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कक्षा है ये आपको बताएगी कि किस प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि जरा बताइए हमें कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त, हर्ष का मतलब जब हमें खुशी हो जाए, जब हमें खुशी हो जाए, जब हमें दुख हो जाए, नफरत हो जाए, कहते हैं यार इनसे तो मुझे नफरत हो गई है। किसी से नफरत हो जाए या किसी बात पे हमें आश्चर्य, अरे ये कैसे हुआ, आश्चर्य आ जाए, तो इन सभी प्रकार के जो भाव होते हैं ना, इनको व्यक्त करने के लिए हम एक प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसे क्या कहा जाता है दोस्त, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहा जाता है। अर्थात ये कि हमारा जो 1 नंबर का प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर दोस्त सी विकल्प हो जाएगा। सहमत हैं? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्त। अगला प्रश्न है कि मोहन आज घूमने जाएगा, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। अब ये जो पीछे आपको दिख रहा है यही विराम चिन्ह है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह है। आसान है ना, हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो दोस्त, ये जो विराम चिन्ह लगा है यह आपका क्या है, यह आपका पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। कौन सा लगा है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जितेंद्र सर यह भी बता दीजिए कि पूर्ण विराम का चिन्ह कब लगाते हैं, है ना। हम लोगों की तो आदत है कुछ भी लिख रहे हो तो कहीं भी टीप देते हैं ना, ऐसे नहीं कीजिए, कहीं भी आप पूर्ण विराम को मत टीपिए। पूर्ण विराम का मतलब होता है कि पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुक जाना। अच्छा, कब रुकेंगे पूरी तरह से? पूरी तरह से हम तब रुकते हैं जब हमारे विचारों के तार टूट जाते हैं, यानी कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह बात एकदम खत्म हो गई है, तब हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अन्यथा हम अल्प विराम से काम चला लेंगे, अर्ध विराम से काम चला लेंगे या किसी और विराम चिन्ह से काम चला लेंगे, लेकिन पूर्ण विराम का प्रयोग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें पूरी तरह से ठहरना ना हो जाए। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो चिन्ह बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अर्ध विराम का मतलब एक बिंदी और नीचे से कॉमा जैसा दिखेगा, ये जो दिखता है ये अर्ध विराम होता है। अल्प विराम का, जिसको आप कॉमा बोलते हैं, नीचे लगता है, वो आपका क्या होता है, अल्प विराम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि चारों विराम चिन्हों के विषय में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न लेंगे दोस्त। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। यानी कि विराम चिन्ह दिया गया है और उसका भेद दिया गया है, आपसे कह रहे कौन सुमेलित नहीं करता है। पूर्ण विराम का चिन्ह बिल्कुल है, अल्प विराम का चिन्ह बिल्कुल है, यह आपका जो योजक चिन्ह है गलत दिया गया है, यह आपका उद्धरण चिन्ह बिल्कुल सही है। अब गलत वाला आपको चुनना था तो आपने क्या चुन लिया, सी चुन लिया। अब आपके कैसे गलत तो बता दिया, लेकिन एक बात बताइए कौन सा चिन्ह है। तो दोस्त, योजक चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह हमने आपको समास के अंतर्गत बताया है, द्वंद्व समास में इसका प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह ऐसे दो शब्दों के बीच में ये वाली स्थिति जो बनती है, जैसे हमने लिखा राम श्याम, तो इस प्रकार से दोनों के बीच में ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये क्या है, यह आपका योजक चिन्ह है। और लाघव चिन्ह, ये जो चिन्ह दिख रहा है दरअसल ये लाघव चिन्ह है। इसमें जो बनाया गया गोली से आपको दिख रहा है ये क्या है, गोली भी ठीक से नहीं बन रही यार, क्या दिन आ गए है ना। ये जो चिन्ह दिख रहा है कौन सा चिन्ह, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, ये लाघव चिन्ह कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि कौन सा विराम भेद उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्त, काक पद का उपयोग कब करते हैं। काक पद क्या होता है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, इस विषय में पूछा जाए तो ये कह रहा है कि वाक्य के बीच विराम लेने पर, या फिर बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, या छूटे हुए अंश को। हालांकि यहाँ छूटे गलत लिखा गया, छूटे होना चाहिए था, दीर्घ ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदी का शिक्षक हूं तो इस बात पे भी ध्यान दूंगा। तो ध्यान रखना है कि काक पद का उपयोग तब करते हैं जब कोई हिस्सा क्या होता है, छूट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काक पद कहते हैं, या इसे त्रुटि पूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
त्रुटि पूरक भी इसे कहा जाता है। तो साथियों यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले आप सभी को बता दें कि बीपीएससी एडीओ की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है और ऐसे में आपके लिए रामबाण साबित होगा हमारा यह बीपीएससी एडीओ का बैच, जो कि अभी 30% ऑफ में आप सभी को मिल रहा है, यानी कि अभी आप इस बैच को केवल 699 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे ऐप द ऑफिस एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए और कूपन कोड अप्लाई कीजिए TOA30 और 30% का ऑफ लेकर के आप 699 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगले प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न है कि मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मनोविकार का मतलब दोस्त कि मन के जो आपके विकार होते हैं, यानी कि मन के जो आपके भाव परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे हमने कह दिया हर्ष की बात कर लिया, हमने शोक की बात कर ली, भी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, हमने घृणा की बात कर लिया, हमने इच्छा की बात कर ली, हमने आश्चर्य की बात कर ली। ऐसे जो मन के आपके भाव हैं इनको व्यक्त करने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथ ही अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पे कौन सा विराम चिन्ह उसके जगह पे प्रयोग करते हैं। साथियों हम क्या प्रयोग करते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद या इसी को काक पद कहा जाता है, क्या कहते हैं, कागपद कहते हैं, काकपद कहते हैं, या फिर इसी को त्रुटि पूरक कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रुटि पूरक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न का सही उत्तर में दोस्त यहां पर डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर सही उत्तर दोस्त डी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है भाई वो है हमारा 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह कौन सा है। तो अर्ध विराम का सूचक चिन्ह जो दिख रहा है दोस्त वह आपका बी विकल्प में दिख रहा है। ये क्या है, यह आपका अर्ध विराम का सूचक चिन्ह। कैसा है, यह आपका अर्ध विराम सूचक चिन्ह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति दी गई है, आपको ये बताना है। विसंगति किस में दी गई है, तो कह रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए, राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। ये बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि दो संज्ञा के बीच में हम अगर एक से ज्यादा संज्ञा, जैसे देखो राम भी संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा और विजय भी है, तो राम और श्याम के बीच में और का प्रयोग कर लिया हमने, लेकिन माफ कीजिए, श्याम और विजय के बीच में और का प्रयोग कर लिया, लेकिन राम और श्याम के बीच में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। ठीक किया गया है। आप कानपुर कब आए, कब शब्द था तो प्रश्नवाचक लगा दिया, ठीक है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, हमें क्या हुआ, हमें हर्ष हुआ, वाह मजा आ गया। तो इसका मतलब हमने विस्मयाद बोधक का प्रयोग किया, ठीक है। आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख थे, ये जो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया यहाँ पर दोस्त गलत किया गया है। दरअसल यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना था। क्या करना चाहिए था, यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अवतरण चिन्ह क्या होता है, तो भाई अवतरण चिन्ह का मतलब जब हम किसी का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, कोई शब्द होता है जो महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे जगहों पे हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह क्या होता है, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे निराला लिखा गया तो ऐसे होना चाहिए, निराला ऐसे लिखा जाता और निराला के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा दोनों साइड से लग जाता, तो यही आपका अवतरण चिन्ह कहलाता। तो आप कहेंगे सर ये जो चिन्ह लगा ये क्या है, इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और उद्धरण चिन्ह कहां पर प्रयोग किया जाता है, अगर इसके विषय में बात करें जिसको डबल इन्वर्टेड कामा, तो जब किसी का वाक्य या किसी का कथन हमें कोट करना होता है, कोई परिभाषा हमें अगर देनी होती है, तो ऐसे जगहों पे हम क्या, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इनका जो ये स्टेटमेंट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब मैं इस वाले स्टेटमेंट को कोट करूंगा तो वहां पर मैं उद्धरण चिन्ह के डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करूंगा। लेकिन जब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखूंगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखते हुए मैं अवतरण चिन्ह का प्रयोग करूंगा, यानी कि इस वाले का प्रयोग करना चाहिए था, अवतरण चिन्ह का करना चाहिए था। तो अशुद्धि कहां पर दी गई, ए वाले विकल्प में अशुद्धि यहां पर दी गई है। दोस्त अगले प्रश्न की बात करें, अगला कह रहा है कि इनमें से ही अर्ध विराम का, मुझे एक बार के लिए लगा कि मैं पढ़ाए जा रहा हूं, मैंने माइक लगा ही नहीं रखा है। मैं शॉक्ड हो गया अचानक से कि मैं पढ़ा रहा हूं और माइक नहीं लगाया क्या, क्योंकि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने माइक लगा रखा है। इतना मैं फ्री फील कर रहा हूं कि समझ ही नहीं है कि माइक लगा रखा है कि नहीं। बहरहाल लगा रखा है, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। तो कह रहे हैं इनमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। तो आप जानते हैं कि भाई ये जो लगाया गया ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। ये कौन सा है, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है। ये जो है यह आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। कौन सा है, यह आपका अर्ध विराम का चिन्ह है।
और ये जो दिख रहा है ये आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह कैसा है, यह आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या उद्धरण चिन्ह है, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, शायद एक जगह और मैंने उद्धरण गलत लिख दिया, क्या उद्धरण लिख दिया है, हा यहां से मिटा दीजिएगा, हा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्त। फिर से पूछा गया अर्धविराम का चिन्ह कौन सा, तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप कमेंट करके बता दीजिए कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो क्षण भर का ठहराव, इसका मतलब क्या करेंगे, जाहिर सी बात बहुत छोटा सा ठहराव है, तो बहुत छोटा सा ठहराव लेने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, और से पहले किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा, तो दोस्त हम सभी जानते हैं कि डी विकल्प में जो दिया गया ये क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। फिर आगे बढ़िए, बीपीएससी एईडीओ के विषय में आपको बता दे रहे हैं कि आप चाहें तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्त। ये बैच हमारा इस प्रकार से उपयोगी क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी में एईडीओ की परीक्षा प्रस्तावित है और ऐसे में कम समय में आपको बेहतर तैयारी के लिए हमारे इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए। साथियों अगला प्रश्न कि अर्धविराम चिन्ह का रूप कौन सा, तो हम सभी जानते हैं कि अर्धविराम चिन्ह जो प्रयोग किया गया ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है। इसके बाद कोष्ठांकित विराम चिन्ह क्या कहलाएगा, ये जो आपको कोष्ठक में दिख रहा है ये विराम चिन्ह क्या, तो हम सभी जानते हैं कि किसका है, ये अर्धविराम का है। और आगे बढ़ेंगे, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो दोस्त ये जो दिख रहा है आपको ये जो त्रुटि पूरक चिन्ह है ये आपका क्या, ये त्रुटि पूरक चिन्ह है। त्रुटि पूरक चिन्ह आपका यही है, ठीक है ना। इसी को काकपद या हंस पद कहते हैं, काकपद या हंस पद भी इसी को कहा जाता है दोस्त, ठीक है। तो आपका त्रुटि पूरक है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है, तो साथ ही आप जानते हैं योजक चिन्ह क्या है, ये आपका सी है। इसी को हम तुल्यता सूचक भी कहते हैं, नहीं तुल्यता सूचक इसको नहीं कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है, ये आपका क्या है, योजक चिन्ह है, या इसको हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। क्रोध चाहे जैसा हो, जैसा भी मनुष्य को दुर्बल बनाता है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो क्रोध के बाद जो है, क्रोध के बाद आपको विस्मयादि बोधक का प्रयोग करना था, चाहे जैसा भी हो, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। एक्को को शुद्ध नहीं लग रहा है हमको, है ना, एक्को शुद्ध नहीं लग रहा है, क्योंकि क्रोध, क्रोध के बाद हमको विस्मयादि बोधक का प्रयोग करना चाहिए था। हालांकि अगर कोई चुनना ही होगा तो फिर हम इस वाले को चुन लेंगे, इस वाले को हम चुन लेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला है हंस पद विराम आदि का प्रयोग करते हैं। तो हंस पद जो होता है वो हम प्रयोग करते हैं लिखने में, अच्छा छोटे उनको जो छोटे हुए हैं उनका संकेत देने के लिए। 21 नंबर प्रश्न क्या, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, तो दोस्त हम सभी जानते हैं अल्प विराम का चिन्ह बी वाले में दिया गया, मैंने लगातार बताया है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, तो हम जानते हैं कि हंस विराम, हंस पद जो है वो त्रुटि विराम का, ये मैं लगातार आपको बता चुका हूं कि जो त्रुटि पूरक है या त्रुटि को व्यक्त करने वाला जो, उसी को हंस पद या काक पद भी हम लोग कहते हैं। साथ ही 23 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा, इसके बाद कॉमा होना चाहिए था, देर हो रही है कब आओगे। तो यहां पे आपका शुद्ध दिया गया है, ये वाला सी वाला दिया गया है, क्योंकि पिता ने पुत्र से कहा, इसके बाद अल्प विराम फिर इन्वर्टेड कामा, देर हो रही है कब आओगे, ये आपका सही दिया, क्योंकि प्रश्नवाचक था तो प्रश्नवाचक भी लगना चाहिए था। सी विकल्प यहाँ पे सही है। 24 नंबर प्रश्न, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब ध्यान है कि पूर्ण विराम से कम लेकिन अल्प विराम से ज्यादा रुकना, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में क्या आता है, अर्धविराम आता है, तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग कर लेंगे। साथ ही हमारा अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि, अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्ष सुख घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं बता चुका हूं कि विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सुख दुख के बीच लगने वाले चिन्ह यानी कि इस वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अपेक्षा करेंगे कि आप कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 26 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अल्पविराम का चिन्ह, तो दोस्त अल्पविराम का चिन्ह भी मैं आपको बता चुका हूं, आसानी से पहचान लेंगे। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइएगा हमें। 28 नंबर, आकाश पाताल के बीच में लगने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे प्रश्न आपको बता रखे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 29 नंबर, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है और 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम का चिन्ह है, यानी कि 26 नंबर से लेकर के और 30 तक, 26 से 30 तक क्या है आपके लिए गृह कार्य। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। दोस्त आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, द ऑफिस एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग परीक्षाओं को केंद्र में रख करके हम ये सारे यूट्यूब चैनल संचालित कर रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं द ऑफिस एकेडमी, जिस चैनल पे अभी आप हमें देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त IAS PCS बाय द ऑफिस एकेडमी, यूपी एग्जाम बाय द ऑफिस एकेडमी, द ऑफिस एकेडमी 2.0, शशि श्रवण सर, ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म हम अलग अलग माध्यम से आप सबके लिए उपलब्ध कराते हैं। जुड़िए हमारे साथ, हमारे इस प्रयास को सराहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।